हेलो एवरीवन। हमारा देश इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग नेशन है, जो पूरे जोरों शोरों से कोशिश कर रहा है एक डेवलप नेशन बनने का। जैसे कि अमेरिका एक सुपर पावर देश, एक डेवलप्ड नेशन। पर क्या अमेरिका शुरू से ही एक सुपर पावर देश था, एक डेवलप्ड नेशन था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट अमेरिका कोई नेशन ही नहीं था शुरू में। वो तो अलग अलग राज्यों से एकजुट होकर एक नेशन का फॉर्मेशन करता है और वो नेशन फिर आगे चल के एक सुपर पावर कंट्री में तब्दील होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे अमेरिका एक सुपर कंट्री बनता है, एक सुपर नेशन कैसे बनता है, वो आखिर में डेवलप्ड कैसे करता है। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ इंट्रोडक्टिव वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगा कि ये लेक्चर में क्या क्या है और कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। सो लेट्स हैव अ वीडियो। आज का लेक्चर पूरे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन होने से पहले वहाँ का क्या कंडीशन था। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और फिर कैसे वो रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। और फिर हमारा वहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है जो कि है कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग समझेंगे कि रिवॉल्यूशन का क्या क्या कारण बनता है और वो कैसे कैसे रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पे। और लास्टली हम लोग अपना थर्ड पार्ट में देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का क्या क्या। अब अगर वहाँ के सोसाइटी का बात किया जाए कि आखिर रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ का सोसाइटी का क्या कंडीशन था, सो वहाँ के जो लोग थे वो 3 भाग में डिवाइडेड थे। पहले जो लोग थे वो वाइट थे, दूसरे रेड इंडियंस थे और तीसरे ब्लैक्स थे। अब वाइट कौन था, रेड इंडियन कौन था और ब्लैक्स कौन थे? वाइट जो थे वो मेजोरिटी में थे और वाइट्स जो थे वो बेसिकली माइग्रेंट्स थे जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, डच और स्पेन से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे। ये लोग माइग्रेट इसलिए हुए थे क्योंकि ये लोग अपने देश में उतने अच्छे पोजीशंस पे नहीं थे, उन लोग का उतना अच्छा स्टेटस नहीं था, तो वो लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए थे। अब रेड इंडियंस का बात किया जाए तो रेड इंडियंस बेसिकली ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, वो वहीं पे ही शुरू से ही रहते थे। लेकिन जब माइग्रेंट्स वहाँ पे आए, जो माइग्रेंट वहाँ पे आए तो वो लोग जानबूझ के रेड इंडियंस को मूव करने पे मजबूर करने लगे, फोर्सफुली। अब कहाँ पे मूव करने के लिए मजबूर करने लगे? तो उन्हीं लोग को वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में मूव करने पे मजबूर करने लगे। वो लोग को बोलने कि तुम लोग वेस्टर्न साइड में अब मूव करने लगो। अब वो लोग जो लोग नहीं मानता था तो उन लोग को जानबूझ के मार दिया जाता था, मार देते थे वो लोग। और अगर तीसरे टाइप्स की बात की जाए तो तीसरे थे ब्लैक्स। ब्लैक्स बेसिकली अफ्रीका से थे जो कि स्लेव्स थे। अफ्रीका से वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम बहुत था उस टाइम में, तो स्लेव्स बहुत बाय एंड सेल किए जाते थे, तो बेसिकली अफ्रीका से ही स्लेव्स को कैरी किया जाता था। अब जो माइग्रेंट्स थे, जो माइग्रेशन हो रहा था, अगर उसका नेचर का बात किया जाए, नेचर कहने का मतलब है कि माइग्रेशन क्यों हो रहा था, उसके कारण अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारण तो ये था कि टू अवॉइड परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब जो दबाव दिया जा रहा था, उन लोग के लिबर्टी पे हमला हो रहा था, वो लोग से बचने के लिए वो लोग बेसिकली माइग्रेशन कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो एक्साइटेड एंड डिपोर्टेड पीपल। कुछ तो जो लोग थे वो जानबूझ के एक्साइटेड, खुशी खुशी अपना पलायन कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो थे वो लोग ज़बरदस्ती उन लोग को वहाँ पे छोड़ा जा रहा था, डिपोर्ट किया जा रहा था। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो टू ओवरकम द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटी इन न्यू कॉलोनीज। तो जो नए कॉलोनीज बन रहे थे वहाँ पे क्या था कि एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर थे। तो जो लोग ब्रिटेन में अपने एक्चुअल देश में अच्छे से नहीं थे, जो फ्रांस में एक्चुअल से अच्छे नहीं थे, तो वो लोग वहाँ से
मूव करना स्टार्ट किए, माइग्रेशन करना स्टार्ट किए। और अगर चौथा पॉइंट का बात किया जाए तो ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, इंडिया भी वन ऑफ द कॉलोनीज था वहाँ उस टाइम में, तो ब्रिटिश का रूल जो था वो एक्सप्लॉयटेटिव ही नेचर में हमेशा होता था। सो इनिशियली जो 13 कॉलोनीज थे अमेरिका के, वो लोग भी बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन देख रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब अगर सेकंड पार्ट में एंटर किया जाए, जो कि है कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कारण है जिसके वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि 7 ईयर ऑफ ग्लोबल वॉर, जो कि था 1756 से लेकर 1763 तक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये लोग क्या कर रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे। कॉलोनीज बनने का रेस उस टाइम हो ही रहा था। तो कॉलोनीज बनाने की वजह से वो लोग को बहुत जगह लड़ाई करना पड़ रहा था। अब लड़ाई हो रहा था, हर जगह पे खून खराबा हो रहा था, तो जाहिर सा बात है अगर लड़ाई होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, हर एक दोनों पक्ष होगा। तो उसी में इस नुकसान का भरपाई करने के लिए जो पावरफुल कंट्रीज जो थे, वो लोग क्या कर रहे थे, जो प्राइवेट एंटरप्राइजर्स थे उन लोग पे हेवी ड्यूटीज़ का टैक्सेस लगा रहे थे, मतलब इंक्रीज कर रहे थे टैक्सेस उन लोग का, जो कि वो लोग अपने वॉर का कॉस्ट जो था जो रिकवरी कर सके वो लोग। सेकेंड पॉइंट का बात किया जाए तो मर्केंटिलिज्म दूसरा कारण बनता है रिवॉल्यूशन का। अब मर्केंटिलिज्म क्यों कारण बनता है? अ सीरीज ऑफ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ कॉलोनियल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। colonials should sell only to English merchant and compete with them। बेसिकली इसमें दो कारण बनता है मर्केंटिलिज्म में। पहला कारण तो ये था कि बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए जाते हैं। हम आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि मर्केंटिलिज्म चाहते हैं, मर्चेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम हो, ठीक है, ना के बराबर हो। लेकिन जब कॉलोनीज बन गए तो जाहिर सा बात है, जब ब्रिटेन कॉलोनीज बनाया तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन लगाएगा हर जगह पे, तो वो उसी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाने लगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो जिसकी वजह से मर्चेंट नाराज थे। और दूसरे कारण ये बनना कि जो ब्रिटेन जो थे, जो इंग्लिश थे, वो लोग यही चाह रहे थे कि वो लोग सिर्फ कॉलोनीज जो हैं वो ब्रिटेन के साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, मर्चेंट जो हैं उन्हीं के साथ सिर्फ। अब हम लोग अगला अगर बात किया जाए, अगला पॉइंट देखा जाए, तो अगला पॉइंट जो था वो है आर्बिट्री एक्ट एंड रूल्स बाय ब्रिटेन। बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्ट्स, अलग अलग तरह के रूल्स जो कि ब्रिटेन द्वारा लगाए जा रहे थे। सबसे पहला एक्ट है वो है शुगर एक्ट 1764। अब शुगर एक्ट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन मोल्सलेस इंपोर्टेड बाय कॉलोनीज। बेसिकली इसमें ये होता है कि ड्यूटी उस पे लगाना, मतलब टैक्सेस उस पे लगाना जो कि शुगर से बनता हो, मतलब शुगर केन से, शुगर प्रोडक्ट से रिफाइन होके उस मिठास से जो वो प्रोडक्ट बनता है उस पे ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाए जाते थे, जो टैक्सेस लगाए जाते थे, उसको हम लोग शुगर एक्ट बोलते थे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो इम्पोज किया जाता था। सेकेंडली देखा जाए तो सेकेंड था स्टैम्प एक्ट, जो कि 1765 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट थे उस टाइम में, बहुत सारा लीगल काम होता था, बहुत लोग करवाते थे, तो वो लोग को काम करने के लिए स्टैंप लगता है। जाहिर सी बात है अभी भी स्टैंप लगता है, अगर आप कोई भी पोस्ट वोस्ट करते हो तो आपको स्टैंप लगाना पड़ता है। तो वो स्टैंप का उस टाइम से चार्ज लगने लगा, 1765 से चार्ज लगने लगा, जिसको हम लोग स्टैंप एक्ट बोला गया। सो ये सब कारण हो गया अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये सब हम लोग देख लिए। सो हमारा अगला कारण जो है वो है बॉस्टन टी पार्टी, जो कि 1773 में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या हुआ था ना कि जो प्रोटेस्टर्स जो थे, जैसे कि जो वाइट्स जो थे, वो क्या किए थे कि रेड इंडियंस में अमेरिकन इंडियंस के ड्रेस पहन करके, उन लोग के तरह वेशभूषा बना करके वो लोग एक शिप पे गए, जो शिप ब्रिटेन का था, जो कि पूरे टी से भरा हुआ था। तो वो शिप के सारे टी कंटेनर्स को समुंदर में बहाने लगे कंटिन्यू जा करके, और सारा बहा दिए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का बहुत लॉस हुआ। ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स फिर क्या किए, बॉस्टन हार्बर को क्वारंटाइन कर देते हैं, अंडर क्वारंटाइन में उसको रख देते हैं। अब जो रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो लड़ रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, वो लोग कैसे लड़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, वो देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली वो लोग एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बनाए थे, ऑर्गेनाइज्ड एक प्लेटफॉर्म बनाए थे, जिसको कांग्रेस नाम दिया गया था, जो कि अभी भी है, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, अब उन लोग का जो उन लोग का डिमांड था, वो लोग क्या चाहते थे,
जो ट्रेड जो हो रहा था, जो कि ट्रेड बैरियर्स जो थे उनको हटाना चाहते थे, ठीक है, कि ताकि जो गवर्नमेंट है उनका कम से कम इन्वॉल्वमेंट है। हम ये आपको पहले ही मर्केंटलिज्म में पढ़ा चुके हैं, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। थर्डली अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश जो थे वो कॉलोनीज़ पे अटैक करते रहते थे, उनके ट्रेड्स को बर्बाद करते रहते थे, जिसके वजह से भी उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन वो बार बार एकजुट हो जाते थे और ब्रिटिश को अपोज करते थे। और फिर फाइनली जो 13 कॉलोनीज जो थे अमेरिका के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और एक यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन करते हैं, एक नेशन बनाते हैं। मतलब 13 अलग अलग प्रोविंसेस जो कि ब्रिटेन के अंडर में थे उस टाइम पे, वो लोग आपस में एकजुट होते हैं और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन 1776 थॉमस जेफरसन ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विथ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। जो 1776 में थॉमस जेफरसन जो थे वो डिक्लेयर करता है, बेसिकली ऑफिशियल डिक्लेयर करता है कि हाँ, जो 13 कॉलोनीज जो थे वो अब आज़ाद हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग समझें तो इंडिया भी अपने आप को आज़ाद 1937 में ही घोषित कर चुका था, या फिर 27 में। लेकिन ऑफिशियल अगर वो लोग आज़ादी जो मिला हम लोग को ब्रिटेन से, वो 1947 में मिला था। तो उसी तरह से 13 कॉलोनीज जो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे, उन लोग को ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिलता है 1776 में, लेकिन विथ सम टर्म एंड कंडीशन। अब वो लोग क्या क्या कंडीशन रखा था ब्रिटिशर्स, वो देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन था वो था कि ऑल मेंस वर ट्रीटेड इक्वली। अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम कोई वुमेन का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेन। तो जो सारे मेन जो थे उन लोग को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता था सबको। सेकेंड पॉइंट जो था वो इनएलिजिबल लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। लिबर्टी सबके पास था, खुश रहने का आज़ादी सब कोई को था, और अपना लाइफ किस तरह से जीना था वो सबको आज़ादी था। पीपल एज ए रिसोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो वहाँ के एक्चुअल पीपल जो थे वही लोग वहाँ के रिसोर्सेज के मालिक थे। मतलब जैसे कि जो कॉलोनीज बनते थे, बेसिकली अगर इंडिया कॉलोनीज था ब्रिटेन का, तो इंडिया के रिसोर्सेज पे हक होता था ब्रिटिशर्स का, वो लोग जैसे मन वैसे यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था अमेरिका में, क्योंकि वो लोग अब आज़ाद हो चुका था। तो जो वहाँ के जो एक्चुअल रिसोर्सेज थे वो डिपेंड करता था वहाँ के पीपल्स पे। और लास्टली फोर्थ जो था, दीज यूनाइटेड स्टेट्स आर टू बी फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश ऑपरेशन। बस ऑफिशियल एक डिक्लेयर था कि हाँ, अब ये लोग आज़ाद हो चुका है। तो ये सब कुछ डिमांड्स थे, मतलब टर्म एंड कंडीशन थे बेसिकली उन लोगों को आज़ाद करने के, जो कि 1776 में आज़ाद हो गया था। अब अगर आगे पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट है, अ सीरीज ऑफ वॉर वर फाउट, ब्रिटेन वॉन सेवरल विक्ट्री बट कॉलोनीज ऑलवेज रीग्रुप। बेसिकली आज़ादी तो उन लोग को मिल गया, लेकिन ब्रिटेन आखिर उतना सारा रिसोर्सेज कैसे लॉस कर सकता था। तो वो हर बार अटैक करता था अमेरिका पे, ठीक है, और हर बार वो जीत भी जाता था। लेकिन जो 13 कॉलोनीज जो थे वो आपस में फिर से यूनाइट हो जाते थे और फिर से अपोज करते थे। फिर 1778 में फ्रांस जो था वो डायरेक्टली इंटर कर जाता है, ओपनली इंटर करता है, और साथ ही साथ स्पेन और डच भी आता है। तो ब्रिटिश के साथ साथ वो लोग लड़ता है, स्पेन और डच, ठीक है। और फिर 1783 में कॉर्नवालिस जो है वो जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर कर देता है, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के जनरल था और कॉर्नवालिस ब्रिटिशर्स का था। तो जो कॉर्नवालिस जो था वो 1783 में जॉर्ज वॉशिंगटन के आगे सरेंडर करता है। और फिर 1783 में ही एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत जो 13 कॉलोनीज थे वो कम्प्लीटली अपना इंडिपेंडेंस गेन कर जाते हैं। और वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अब कोई भी लड़ाई नहीं होगा, अब कोई अटैक नहीं करेगा। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया, और थर्ड पार्ट में हम लोग को देखना था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। पहला तो सिग्निफिकेंस यही है कि अमेरिका जो है वो आज़ाद होने के बाद मोनार्की के जगह पे रिपब्लिक को चुनता है, ठीक है। रिपब्लिक में लोग डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाता है वो लोग, ठीक है, जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है डेमोक्रेसी में। सेकंड पॉइंट में ये है कि जो यूएसए था वो उस टाइम तक उसका कुछ नहीं था, लेकिन जब वो फेडरल कंट्री बन जाता है, वर्ल्ड का फर्स्ट फेडरल कंट्री बनता है, फिर उस टाइम से वो द यूएसए कहलाने लगता है। और आगे चल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी वो पार्ट लेकर के और पार्ट लेता है। और 1900 में
ब्रिटेन को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का 24% वो प्रोड्यूस करने लगता है, मशीनरी प्रोडक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से वो द यूएसए कहलाता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज ये सब जो था, मोनार्की जो ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। और अगर राइट्स का बात किया जाए तो वो लोग स्पीच का मतलब बढ़िया से देते हैं, सबको राइट्स देते हैं कि हाँ जो जो वही बोलना चाहे वो बोल सकता है। प्रेस का राइट था, रिलीजन का राइट था, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स होते थे वो लोग को। और वो लोग भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी का पूरा सहयोग करते हैं। और रूल ऑफ लॉ भी वो लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, रूल ऑफ लॉ तो बना ही सबके लिए कि हाँ कैसे क्या कैसे मैनेज होगा, और साथ ही साथ ये भी था कि हमारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हम लोग समझ गए, ठीक है, वो कैसे कैसे लीड हुआ ये भी देख लिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे वो कहाँ कहाँ फैला, सब चीज़ देखें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।